हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी आर्ट्स की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि हमने एक सेट तैयार किया है बीपीएससी 56 के मेंस के लिए, और पिछले सेट को मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो आज दूसरा सेट हम लेके आए हैं जिसमें पुनः कला, विद्रोह और एक व्यक्तित्व के डिस्कशन को हम लोग जारी रखेंगे। चूँकि ये 3 सेट से ही प्रश्न होते हैं और इन तीनों सेट से अगर हम प्रश्न लिख लेते हैं तो हमारा एक सेगमेंट पूरी तरह से तैयार हो जाता है। आज के सेगमेंट में हमने डिस्कस किया है संथाल विद्रोह, पटना कलम और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसको हम अपने डिस्कशन के दौरान देखते जाएंगे, और आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह सेट भी बहुत पसंद आएगा। देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। इसका भी हमने एक शॉर्ट नोट्स ही बनाया है जिसमें हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव की उपाधि उन्हें मिली है और वो सबसे ज़्यादा साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि पाई है उन्होंने। लेकिन साहित्यकार के साथ साथ उनकी धार्मिक नैतिक आस्थाएं, साथ साथ उनका अंतर्राष्ट्रवाद, मानववाद, उसके साथ साथ राजनीति में भी उनकी जो अगर कहें कि इनडायरेक्ट रूप से जो उनका योगदान था उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ वो गांधी जी की तरह अहिंसावादी भी रहे। तो इन सारे पुट को लेके जब हम बिहार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ देखते हैं, बिहार के मेंस एग्जामिनेशन को देखते हैं, तो उसमें यह प्रश्न बन सकता है कि रविंद्रनाथ के टैगोर के विचारों को कैसे हम कंसाइज रूप में लिख सकते हैं, या उनके किसी एक विचार को लेके अगर प्रश्न पूछता है तो उस पर भी जब हमारे पास मैटर रहेगा, जब टॉपिक्स रहेंगे तो हम उसको डील कर सकते हैं। क्योंकि हम इस सेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने साहित्यकार के रूप में उनकी जो आत्मकथा है, जीवन स्मृति, इसका हम शुरुआत में इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे कि जीवन स्मृति के रूप में उनकी आत्मकथा को लिया जाता है। बचपन से ही वो अपना एक लघु लेखन शुरू कर चुके थे, क्योंकि उनके परिवार में इस बात की चर्चा होती रहती थी। उनका परिवार ही ऐसा था कि वह साहित्य से परिपूर्ण था, साहित्य से संपन्न था। और उनके परिवार के द्वारा जो मुख्य पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी उसमें तत्वबोधिनी पत्रिका और साधना पत्रिका थी। बचपन में रविंद्रनाथ टैगोर अपनी परिवार की इन पत्रिकाओं में अपना जो भी लेखन लिखते थे उसको प्रकाशित करवाते थे। इनकी अन्य रचित पुस्तकें हैं शैशव गीत, भानु सिन्हा, ठाकुरेर पदावली। ये इन्होंने अपनी भाभी कादम्बरी देवी को समर्पित किया। चूँकि ऐसा माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर अपनी भाभी कादम्बरी देवी से बहुत ही प्रभावित हुए थे और उनकी कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेम के प्रति या फिर साहित्य के प्रति रुचि की वो प्रेरणा स्रोत थी। तो अपने किशोरावस्था में जो लिखी प्रमुख उनकी पुस्तकें थी शैशव संगीत और भानु सिन्हा, ये उन्होंने अपनी भाभी को समर्पित किया। क्योंकि 1880 में कादम्बरी देवी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उन्होंने जो कविताएं और संग्रह किया उसको हमने प्रयास किया है कि एक लिस्ट बना सके, एक कंसाइज रूप में उसको निकाल सके, ताकि इनकी व्याख्या या इनके विषय में थोड़ा भी आप अपने एग्जामिनेशंस में लिख सकें। सांध्य संगीत जो उन्होंने लिखी, वह अपनी पीड़ा, जो एक जिनको हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उससे संबंधित जो आत्मवेदना उत्पन्न हुई, इसको इन्होंने सांध्य संगीत में 1882 ईस्वी में वह प्रकाशित किया, उसमें उकेरा है। लेकिन 1883 ईस्वी में उन्होंने प्रभात गीत लिखा, जिसमें प्रभात गीत में इनके प्रकृति प्रेम की भावना स्पष्ट रूप से झलकने लगी और यह स्पष्ट होने लगा कि इनका प्रकृति के प्रति कितना अधिक लगाव है। कोरी ओ कमल प्रथम काव्य संग्रह था जो 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रुद्रचंडा, वाल्मीकि प्रतिभा और विसर्जन, ये इनके 3 नाटक थे, यह भी 1886 ईस्वी में ही प्रकाशित हुए थे। इसके साथ साथ बाउथा कुनारना नीर, राजश्री और चोखेर बाली, ये 3 उपन्यास थे जो 1887 से 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। गल्पगुच्छा, इसी काल में उनकी कुछ लघु कथाओं का संग्रह था। मानसी और सोनार तरी 1890 ईस्वी में इनकी कविताएं रही। और चित्रा, नैवेद्य, कणिका, कल्पना, इस तरह की कई रचनाओं को इन्होंने प्रकाशित किया। इनकी प्रमुख और बहुत चर्चित उपन्यास 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ जिसका नाम गोरा था। और इसी वर्ष इनकी जो विश्व प्रसिद्ध रचना है जिसके लिए इन्हें
नोबेल पुरस्कार से सम्मान मिला वह था गीतांजलि, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार टैगोर की साहित्यिक रचनाओं का एक संकलन करने का हमने प्रयास किया है और ये गीतांजलि को जो 1910 में प्रकाशित हुआ था, 1913 ईस्वी में उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और जब हम आएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के धार्मिक और नैतिक विचार पे, तो धार्मिक रूप से टैगोर के धार्मिक विचार और नैतिक विचार, इसमें ईश्वरानुभूति को एकमात्र मार्ग सौंदर्यानुभूति है। टैगोर का मानना था कि ईश्वरानुभूति का एकमात्र मार्ग सौंदर्यानुभूति है और ईश्वर है इसलिए प्रकृति है, यह तो हम मानते हैं, लेकिन प्रकृति है इसलिए ईश्वर है, यह एक नई अवधारणा थी। और प्रकृति से संबंधित कई सवाल थे कि क्या जो यह सौंदर्य है यह वास्तविक है, वस्तुपरक है, यह इसका अपना है, या फिर यह कौन सी सत्ता है जिसके संपर्क में यह सौंदर्य की एक वास्तविक है। इस तरह के प्रश्न टैगोर को बार बार विचलित करते थे और इन प्रश्नों का उनकी रचना में देखने को मिलता है। और इसी प्रकार की रचना अगर हम इंग्लैंड के या बाहर के पाश्चात्य देशों के पोइट्स को देखें, कवियों को देखें, तो वर्ड्सवर्थ की रचनाओं में मिलती है। और इस प्रकार की रचनाओं का जो उत्तर, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर वर्ड्सवर्थ को तो शायद नहीं मिल पाया, लेकिन माना जाता है कि टैगोर को उनके दर्शन के माध्यम से मिला, क्योंकि प्रकृति प्रेमी जो थे उन्होंने जो दार्शनिक आस्थाएं थी वो उनके वेदांत दर्शन में, ऐसा कहते हैं कि उनके वेदांत दर्शन में इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर मिला। क्योंकि रचनाएं इनकी वर्ड्सवर्थ से भी मिलती थी, इसलिए हम इनको अगर कहीं तुलनात्मक रूप से चर्चा करनी हो प्रश्नों में, तो हम कह सकते हैं कि टैगोर की रचनाएं पाश्चात्य कवि वर्ड्सवर्थ से बहुत मिलती जुलती हैं। अब हम देखें कि इनकी दार्शनिक आस्थाएं जो थी वो विशुद्धाद्वैत पे थी, वो शंकर के अद्वैतवाद पर आधारित नहीं थी, वो रामानुज के विशुद्धाद्वैत पर आधारित मानी जाती है। कभी कभी यह माना जाता है कि वो मायावाद की ओर अग्रसर होते हैं, मायावाद की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो माया होती है वह क्षणिक नहीं होती, उससे आनंद की अनुभूति होती है। वो माया से आनंद की अनुभूति का ये आकलन करते हैं, यह इन्हें शंकर से अलग करते हैं। उनका मानना था कि डू नॉट क्लोज अप योर हार्ट, अपने हृदय के कपाट को बंद ना करो। और यही उनकी जो प्रेम की अवधारणा हुई, यह उनके प्रेम के महत्व को उजागर करता है कि हम अपने हृदय के कपाट को हमेशा खुले रखें। प्रेम की उनकी अवधारणा को अगर हम देखें, प्रेम के उनके मान्यता को देखें, तो वह दो रूप में स्पष्ट होता है, प्रकृति प्रेम और देश प्रेम। प्रकृति प्रेम के आधार पे उन्होंने हमेशा ऐसे वातावरण के बीच रहना पसंद किया था जहां वो प्रकृति के निकट रह सके, और इसी आधार पे उन्होंने जो अपनी संस्थाएं स्थापित की वह भी प्रकृति के बीच ही मानी जाती है, जो कि हम बाद में उसका अध्ययन करेंगे कौन कौन सी उनकी संस्थाएं थी। मानवतावादी के रूप में भी टैगोर को लिया जा सकता है, क्योंकि उनके प्रकृतिवाद ही उनको मानवता के बहुत निकट लेके आती है। और इसी पक्ष के कारण, इसी मानवतावादी पक्ष के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। टैगोर के सौंदर्य बोध की अंतिम परिणति को ही मानवतावाद माना जाता है, और इसी आधार पर उन्हें भारत का सांस्कृतिक दूत के रूप में पहचान दी जाती है। राजनैतिक एवं सामाजिक विचार के रूप में अगर हम देखें तो 1888 ईस्वी के कलकत्ता में संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, और उनकी जो रचनाएं थी, इसके बाद की जो रचनाएं उन्होंने जो अपना जनगण मन का दिया, तो वो जो राष्ट्र प्रेम की ओर अग्रसर करता है, हमें उससे जिस अनुभूति को प्राप्त होती है और जो जन चेतना, जन संचार प्राप्त हुआ, उससे कहीं भी नकारा नहीं जा सकता कि इनका राजनैतिक रूप से जो योगदान था वह यद्यपि स्पष्ट रूप से जाके लड़ के नहीं हुआ, लेकिन अस्पष्ट रूप से इन्होंने राजनीतिक रूप में भी काफ़ी योगदान दिया। सक्रिय राजनीति में यद्यपि भाग नहीं लिया, लेकिन पैसिव रूप से उन्होंने राजनीति में अपना योगदान दिया। सामाजिक समानता के वो पक्षधर रहे थे, और इनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार सामाजिक एकरूपता नहीं बल्कि अनेक रूपता है, अर्थात अनेक रूपता में एकता के समर्थक थे। जहाँ तक टैगोर की अंतर्राष्ट्रीयवाद की
अवधारणा को माने तो मानवतावाद के आधार पर ही टैगोर ने यह माना कि ये राष्ट्र से बढ़ के अंतर्राष्ट्रवाद पे जाना चाहिए। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि टैगोर भी तत्कालीन समय में विदेशियों के पक्षधर नहीं थे, ब्रिटिश साम्राज्य के या भारतीय जनता की दासता के, इन सब के पक्षधर नहीं थे, लेकिन एक मानव के आधार पे उनकी मान्यता राष्ट्र और राष्ट्र की सीमाओं में बंधी हुई नहीं थी। इस आधार पे इन्हें अब एक अंतर्राष्ट्रीयवादी माना जा सकता है। इसके साथ साथ गांधी जी के अहिंसा के समर्थक थे। उन्होंने हमेशा ही अहिंसा को प्रबल रूप से समर्थन दिया और ब्रह्म समाज के तरह ही उन्होंने एकेश्वरवाद को हमेशा समर्थन दिया। अब हम देखें कि शिक्षा संबंधी उनके विचार क्या थे, क्योंकि एक साहित्यकार, एक कवि, एक मानवतावादी होने के साथ साथ एक बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षाविद भी माना जाता है टैगोर को। उस आधार पर उन्होंने अपने शिक्षार हेरफेर 1892 ईस्वी में और 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की तथा 1921 ईस्वी में विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की। और यह विश्व भारती संस्था आज के समय में अगर हम देखें तो वह विश्वव्यापी पहचान बना चुकी है। और इसके पीछे टैगोर का सबसे बड़ा मूल मंत्र था कि शिक्षा मनुष्य के हृदय के समीप होना चाहिए, शिक्षा हृदय से निकलनी चाहिए, शिक्षा का संबंध हृदय से होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर टैगोर पे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछता है, या तो उनके अंतर्राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछता है, या उनके शिक्षाविद से क्वेश्चन पूछता है, या फिर उनके साहित्यिक रचनाओं से संबंधित या धार्मिक नैतिक विचार, या एक ओवरऑल क्वेश्चन पूछता है, तो उसको एक छोटे से स्ट्रक्चर में बांध के आपके समक्ष प्रस्तुत करने का, आपको रिवाइज करने का हमने प्रयास किया। आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आता है। पटना कलम शैली में बिहार पीसीएस एग्जामिनेशंस के मेंस क्वेश्चन में अमूमन पटना कलम शैली को एक विस्तृत रूप में ही प्रश्न आता है और उससे संबंधित या तो उसकी विशेषताएं या कंसाइज रूप में पूरी तरह से एक पटना शैली पे एक निबंध लिखे, पटना कलम पे निबंध लिखे, इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। क्योंकि अभी प्रश्नों का जो पूछने का तरीका है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, तो हम इसमें ये गेस कर सकते हैं कि इससे संबंधित यह पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में पटना कलम शैली को किस तरीके से देखा जा रहा है, कि किन किन जगहों पे इनको कैसे उकेरा जा रहा है, किस प्रकार से इनकी उपयोगिता हो रही है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और इसको शॉर्ट में हम रिवाइज करने का प्रयास करते हैं कि आखिर पटना कलम शैली पे प्रश्न आता है तो इसके विकास के कारण क्या थे। यह एक चित्रकला शैली थी जो कि 18वीं शताब्दी में पटना में विकसित हुई थी। इसका कारण क्या रहा था? उस समय तत्कालीन व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि जो मेन कलाकार थे, राजाश्रय प्राप्त जो कलाकार थे, वो दिल्ली में थे और औरंगज़ेब के शासनकाल में चूँकि युद्ध में व्याप्त हमेशा संलिप्त रहने के कारण और औरंगज़ेब की धार्मिक कट्टरता के कारण लगभग इसी प्रकार के चित्रों को ही वहाँ पे बनाने के आदेश थे, बनाने को प्रश्रय दिया जाता था। तो चूँकि चित्रकार तो ऐसा होता है कि उसको अपने मन से हम चित्र करने नहीं देंगे तो वो खूबसूरती, वो जो भंगिमा आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। इस प्रकार से चित्रकारों को वहाँ पे थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि वो संतोष नहीं हो पाता था, न तो उनको पूरी तरह से अपने जो भी कला थी उसका मूल्य मिल पाता था और ना ही उनको प्रोत्साहन मिल पाता था। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो स्थिति पैदा हुई उससे वहाँ के जो राजाश्रय प्राप्त चित्रकार थे और लोकल चित्रकार थे, उन लोगों ने वहाँ से पलायन करना शुरू किया। उस समय देखा जाए तो पटना एक विकसित एरिया हो गया था। वहाँ पे चूँकि बिहार बंगाल उस समय एक था, तो पटना की स्थिति समृद्ध मानी जाती थी, तो धीरे धीरे इस एरिया में आना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही यहाँ पे जो स्थानीय रईस थे वो लोग इनके चित्रों को बहुत ही
अच्छे मूल्य पे खरीदते थे। और साथ साथ जो विदेशी व्यापारी आते थे, जो विदेशों से व्यापार करने के लिए आते थे या विदेशी लोग आते थे, उनका भी पटना में आना जाना होता था, जिससे कि ये इनकी जो चित्रकला थी, जो भी इनकी जो पेंटिंग्स थी, वो अच्छे दामों पे बिक जाती थी। इसके साथ साथ चूँकि इस शैली की प्रमुख विशेषताओं में हम देखेंगे कि यह शैली जो है वह उसका कोई बेस तैयार करना नहीं होता था, वो सीधे कैनवास पे उकेरी जाती थी, जिस वजह से इसका मूल्य कम होता था। तो यह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, एक ऐसी पृष्ठभूमि रही जिससे कि उस समय पटना कलम शैली का विकास हुआ। अब पटना कलम शैली की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? पटना कलम शैली की मुख्य विशेषताओं के रूप में जब हम देखेंगे तो सबसे पहली विशेषता मानी जाती है इसका लघु चित्र होना। इनका लघु चित्र शैली में इसमें बांस के जो कोपल होते थे, साथ ही हाथी दांत पे या फिर कपड़े के और या जूट के कपड़े, निर्मित कपड़े पे इसको बनाने की प्रयास किए जाते थे। और चूँकि ये ऐसे बेस होते थे जिस पे ये सीधे उस पे जो भी चित्र बनाने होते थे वो चित्र बनाया जाता था। इसके साथ साथ ये भी इसकी विशेषता है। और साथ ही इस जो पटना चित्र शैली है, इसकी जन सामान्य का जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, जैसे मछली बेचती हुई महिला है या फिर श्रृंगार करती हुई महिला है या टांगे पर जाता हुआ व्यक्ति है, टांगे, बाजार, हाट और मेला, इन सब चित्रों को बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे तरीके से उकेरने का प्रयास किया गया। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है कि यह राजाश्रय और राजकीय ठाट बाट को छोड़ के जन सामान्य को अपनी विषय वस्तु बनाता है। बारीकी और अलंकरण की विशेषता, इस चित्र शैली में महीन महीन विमाओं को लेते हुए लंबाई चौड़ाई का विशेष ध्यान रखते हुए और अलंकरित जो भी हमारे जन सामान्य के लोग होते थे उनको अलंकरित करने के लिए प्रयास किया गया है। साथ ही इसमें मुख्य रूप से महादेव लाल की रागिनी गंधारी, माधोलाल की रागिनी तोड़ और यमुना प्रसाद की शराब पीती हुई बेगमों का जो चित्रण किया गया है उसमें बहुत ही अलंकरण करने की व्यवस्था की गई थी, अलंकरण करने का प्रयास किया गया था। इस चित्र शैली की एक और प्रमुख विशेषता है कि इसमें जो भी ब्रश यूज़ किए जाते थे या रंग यूज़ किए जाते थे वह भी प्राकृतिक ही थे, वो सारे प्राकृतिक थे। जैसे जिन ब्रशेस का प्रयोग किया जाता था, अगर एक या पतले ब्रश का प्रयोग करना है तो वो गिलहरी के बालों को, जो मोटे बाल होते हैं उससे एक या दो बाल लेके और उससे ब्रश तैयार किया जाता था, उसको लकड़ी की तुलिका में बांध के। इसके साथ अगर मोटे ब्रशेस का प्रयोग करना है तो सूअर के बाल या उस तरह के गुच्छेदार बालों का प्रयोग करके इसमें ब्रश बनाई जाती थी और ये हाथ से ही बनाए जाते थे। रंगों के लिए भी प्राकृतिक रंग ही प्रयोग किए जाते थे। अगर सफ़ेद रंग देखें, सफ़ेद रंग तैयार करना होता तो एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती थी जिससे सफ़ेद रंग तैयार किया जाता था। और पीले रंग के लिए फूल वगैरह का प्रयोग किया जाता था। सिंदूरी के पेड़ से, गोंद से पीला रंग तैयार किया जाता था। हरा रंग को नीला और पीला को मिला के हरा रंग तैयार किया जाता था। गेरुआ रंग एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाया जाता था। नीला रंग नील से तैयार किया जाता था। और काला रंग हाथी का दांत जब जलाया जाता था उससे जो राख निकलता था उससे काला रंग बनाया जाता था। एक विशेष प्रकार का रंग बनता था जिसे लाजवर्द रंग कहते हैं। यह लेपिस लेजुली नामक पत्थर से तैयार किया जाता था। इट मीन्स कि उस समय एट दैट टाइम पटना कलम की जो भी बनाने वाले चित्रकार थे वो एक पक्के तरह का रंग तैयार करते थे और उससे जो भी उनका कैनवास होता था उस कैनवास पे बिना स्केच किए सीधे उन पेंटिंग्स को ही बनाते थे। तो यह इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ इसमें लैंडस्केप का कम प्रयोग हुआ है, हमने इसको डिस्कस कर ही लिया। और ये इनके रंग जो अपनाने थी, रंग जो बनाए जाते थे वो इनकी अपनी निजी शैली थी। अब हम देखें कि पटना शैली की विषय वस्तु क्या क्या थी। जो भी हमने पढ़ा, दैनिक क्रियाकलाप को हमने देख चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी इनके दैनिक क्रियाकलाप होते थे मानव के, उसको ये लोग अपने विषय वस्तु में लेते थे। साथ ही पक्षियों का चित्रण किया जाता था। कई जगह हम देखते हैं कि अभी हम मार्केट में भी अगर पटना कलम शैली के चित्र लेते हैं तो पिंजड़े में पक्षियों को, और उन पक्षियों को इस तरीके से उकेरा जाता था, उनके
फीदर्स को, उनके जो चोंच है या उनके एक एक पार्ट को इस तरीके से उकेरा जाता था जैसे प्रतीत हो कि जो चित्रकार है वह पूरी तरह से पक्षी विशेषज्ञ है, ऐसा इस तरीके से उनका चित्रण होता था। तो यह एक बहुत बड़ी विशेषता थी और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि जो बनाने वाला चित्रकार है वो कितनी गूढ़ता से किसी कैनवस पे बिना स्केच किए हुए उन चित्रों को उकेरा करता था। प्राचीन स्मारकों का भी चित्रण देखा जाता है जिसमें मुख्य रूप से गोलघर और पश्चिमी दरवाज़ा को लिया जाता है और साथ साथ फिरका और तांगा इनके चित्रों को भी, जबकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि तांगे पर बैठे हुए व्यक्ति जो जा रहे हैं तो उसका चित्रण, तांगे वाले का चित्रण किया जाता है, इसकी विषय वस्तु है। कुछ कल्पनाओं पर आधारित जो इनकी रचनाएं थीं, रागिनी गांधारी या रागिनी तोड़, बेगमों की शराबखोरी, मुस्लिम निकाह, ये सब भी इसकी विषय वस्तु रहे हैं। इसके प्रमुख कलाकार के रूप में सेवक राम, हुलास लाल, महादेव लाल, फिर माधोलाल, शिवलाल, ईश्वरी प्रसाद, यमुना प्रसाद इत्यादि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। पटना कलम के इस पूरे व्याख्या के साथ साथ यह माना जाता है कि एक समय के बाद इस शैली में पतन होने लगा, इस शैली का पतन होने लगा। तो पटना कलम शैली के पतन का प्रमुख कारण यह रहा कि इसमें तत्कालीन समय में राजनीतिक उथल पुथल हो गया, जैसे कि कई युद्ध भी होने लगे, फिर अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन होने लगे, तो फिर लोगों का ध्यान कला से हटके कहीं ना कहीं अपने देश को आज़ादी दिलाने में आ गया, क्योंकि हम मानते हैं कि कला या फिर इस तरह के जो भी गुण हैं, इसका प्रश्रय या इन चीज़ों के लिए हम तभी पूरी तरह से तैयार हो पाते हैं जब हमारा मन शांत हो। जब अस्थिरता का वातावरण व्याप्त हो गया तो उससे फिर कला की ओर से लोगों का ध्यान हटने लगा। दूसरी, उस समय जो विदेशी व्यापारियों का पटना आना भी कम हो गया। अब दूसरे भी स्थल उनके व्यापारिक केंद्र बनते चले गए, तो उनका भी आना कम हो गया। फिर लिथोग्राफ प्रिंट्स मशीन का जो निर्माण हुआ और इनकी जो प्रयोग शुरू होने लगे, जिससे कि जो हाथ से बने जो चित्र होते थे उसकी अपेक्षा वो सस्ते चित्र बनाए जाने लगे। और साथ ही साथ फोटोग्राफी आ गई, तो ये और भी कम समय में और बहुत ही सटीक रूप से उसका चित्रण लोगों को मिलने लगा। तो जब हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई भी फोटोग्राफी ना हो और कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमारा हूबहू चित्र बना दे, तो वो हम बहुत जल्दी लेना पसंद करते थे। लेकिन जब फोटोग्राफी आ गई तो हमारा जो चित्र है वो एट अ टाइम हम जैसा चाहते हैं वैसा ही मिलने लगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को उस कम पैसे में और कम समय में अच्छी चीज़ें मिलने लगी, जो कि पटना कलम शैली के पतन का एक कारण था। अभी भी, लेकिन इसके बावजूद हम कहेंगे कि खुदाबख्श लाइब्रेरी, पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी में अभी भी इसके कई मोनोप्रिंट्स जो हैं उसको संजो के रखा गया है। वर्तमान समय में अभी चित्रकला शैली में या चित्रकला विशेषज्ञों द्वारा, चित्रकला प्रेमियों द्वारा इसके कई एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं। मॉडर्न आर्ट के लोग और अन्य जो भी चित्रकला प्रेमी हैं वो इसकी ओर उन्मुख हैं, और इसके लिए थोड़ी से प्रयास हमारे स्तर से, हमारे गवर्नमेंट के स्तर से भी होना आवश्यक है। इसको कंसाइज करते हुए हम अपने प्रश्न को यह कह सकते हैं कि इसको प्रश्रय देना आवश्यक है। तो पटना शैली पे हम 3 तरह के प्रश्न देख सकते हैं। एक प्रश्न कि पटना शैली को पूरे निबंधात्मक रूप में लिखने का। दूसरा प्रश्न है कि पटना शैली की विषय वस्तु क्या थी और उसको किस प्रकार से प्रश्रय मिला। तीसरा है कि पटना कलम शैली की विशेषताएं क्या रही थीं। अगर सेपरेट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो हम अब इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हम उन प्रश्नों को एलेबोरेट करके कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ही ली होगी। तो इसको जो शॉर्ट फॉर्म में हमने कोशिश किया, इसमें हमारा पटना शैली से संबंधित कोई भी प्रश्न कवर अप हो जाएगा। संथाल विद्रोह, चूँकि बिहार के बेसिस एग्जामिनेशन में जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है उसमें विद्रोह से एक क्वेश्चन पूछता ही है, और मे भी कि संथाल विद्रोह से संबंधित प्रश्न भी आए। और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें संथाल विद्रोह के कारण, संथाल विद्रोह के परिणाम, विस्तार और
कैसे इसको पतन किया गया, कौन कौन से लोग इसमें शामिल रहे, इन्हीं को जोड़ के प्रश्न पूछा जा सकता है। सिद्धू कान्हू जो इसके मेन हीरो रहे, उनसे संबंध प्रश्न बना के भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संथाल विद्रोह अगर हम लिखते हैं तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। सबसे पहले हम मानते हैं कि 1857 ईस्वी का जो संथाल विद्रोह हुआ था वह प्रथम जनजातीय विद्रोह था जो कि इतना सफल हुआ, और इसमें 2 मुर्मू बंधु जिन्हें सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया उस एरिया को दीकुओं के प्रभाव से मुक्त करने में। दीकू वो लोग थे जो कि इस एरिया से बाहर से आके बसे थे। अगर हम बिहार के तत्कालीन बिहार के मैप को देखें तो ये एरिया अभी हमारा बिहार का एरिया हो जाएगा और ये झारखंड का एरिया हो जाएगा। यह जो एरिया था यही संथाल परगना के रूप में बाद में बना, भागलपुर से और ये वीरभूम वगैरह एरिया को काट के संथाल परगना। इस एरिया में ही जो बाहर के लोग आके रहने लगे, जमींदार हों या फिर अंग्रेज हो, इन लोगों को, अंग्रेज तो कम आके रहे, जमींदार लोग ही यहाँ आके रहने लगे, और इन लोगों ने वहाँ के लोगों की जो ज़मीन थी, उनकी जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उन सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हस्तक्षेप किया। फलस्वरूप इन्हें लगने लगा कि बाहर के लोग आके इन पे अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, और उसके विरोध में सिद्धू और कान्हू खड़े हुए। उनके साथ साथ चांद भैरव भी, उनके जो भाई थे वो भी आए थे, और उनके भी नाम लिए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिद्धू और कान्हू का ही नाम लिया जाता है। इस विद्रोह को मार्क्स और टैगोर जैसे विद्वानों ने भी अपने जो भी उनकी लिखने की शैली है, लेखन शैली में इसका वर्णन किया है। यानी कि इस विद्रोह का महत्व इतना था कि तत्कालीन समय में जो 1850 ईस्वी में चीन का ताइपिंग विद्रोह हुआ था, उससे भी इसकी तुलना की जाती है। तो इट मीन्स कि यह एक बिहार के छोटे से प्रांत में, छोटे से एरिया में हुआ वह विद्रोह इस प्रकार अपना महत्व रखता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हुए युद्धों, जो विद्रोह हुए, उनसे उनकी तुलना की जाती है। अब हम आए कि इस विद्रोह की पृष्ठभूमि में कौन कौन से विद्रोह रहे। उसके पहले भी ऐसा नहीं है कि उसके पहले कुछ विद्रोह नहीं हुए थे। हम तमार विद्रोह को ले, चेर विद्रोह ले, कोल विद्रोह ले, साथ साथ भूमिज विद्रोह, इस तरह के कई विद्रोह हो चुके थे, जिससे छोटे छोटे इन विद्रोहों को दबा दिया गया था। लेकिन 1855-56 का यह विद्रोह जो था वह बहुत ही सटीक रूप से और उसको सकारात्मक रूप से उसके परिणाम को लिया गया। इसका कारण क्या था? सबसे पहले तो इसके जो महत्वपूर्ण कारण थे उसमें आर्थिक कारण को लिया जाता है कि इसके आर्थिक कारण में जो उनकी सामूहिक लगान की व्यवस्था थी उस पे इन लोगों ने एक जो जमींदारी प्रथा आई उस पे इन लोगों को लगा कि इनकी जो सामूहिक कर देने की प्रथा है उस पे कुठाराघात हुआ है, उस पे कहीं ना कहीं चोट आई है। साथ ही साथ इनके राजस्व की ऊंची दर, अभी जो अंग्रेजों के द्वारा जो एक जमींदारों के थ्रू एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था कि जमींदारी के रूप में उनको कर के रूप में एक मुश्त राशि अदा करनी है, उस राशि को अदा करने में कहीं ना कहीं राजस्व की दर बढ़ने लगी, जिससे इन लोगों के अंदर एक विश्वास, एक गुस्सा पैदा होने लगा था। साथ ही साथ भागलपुर और वर्धमान का जो रेल मार्ग का निर्माण हुआ उससे भी इस एरिया से बाहर के लोगों को आने जाने में सहूलियत होने लगी और बाहर के लोग आना जाना प्रारंभ कर दिए। जहाँ तक इनके सामाजिक व्यवस्था को देखें तो इनकी जो माझी व्यवस्था थी, माझी व्यवस्था के रूप में जो डेवलप था, उस पर बाहरी लोगों का जो हस्तक्षेप होने लगा, जो दीकू लोग आने लगे, उनके द्वारा उस हस्तक्षेप के ये लोग विरोधी थे। ऐसा माना जाता है कि जो कर अदा नहीं कर पाते थे, जो लोग कर अदा नहीं कर पाते थे, उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था और साथ ही साथ उनके घर की महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। यह माना जाता है कि व्यक्ति
बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर पाता है, लेकिन जब महिलाओं के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, फैमिली की महिलाओं के साथ, तो वो कहीं ना कहीं विद्रोह की ओर अग्रसर होता है। और यह भी एक मुख्य कारण था कि तत्कालीन समय में जब महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होने लगा, तो वो लोग, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने उनके साथ, जो भी बाहरी लोग थे, उनके प्रति जो आक्रोश था वह फूट पड़ा। इसके साथ हम देखें कि जब धार्मिक कारण के रूप में कि संथाल विद्रोह के धार्मिक कारण क्या रहे थे, तो धार्मिक कारण में उस समय जो भी ब्रिटिश मिशनरी आते थे वो धर्म परिवर्तन के लिए, ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए, ईसाई धर्म के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रचार प्रसार किया करते थे। उसमें बहुत सारे जो सामान्य लोग थे, जो सीधे साधे लोग थे, वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को परिवर्तन कर रहे थे। और इस बात को प्रचार प्रसार होते होते लोगों को ये समझ में आने लगा कि इनकी जो अपनी शैली है, इनका जो सांस्कृतिक विरासत है, इनके जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो रहा है। और इन लोगों को लगने लगा कि ये पूरी तरह सबको ईसाई बना देंगे, जिसके अगेंस्ट में खड़े होना ज़रूरी है, अपनी संस्कृति को बचाए रखना ज़रूरी है। तो धार्मिक रूप में भी इनके जो संथाल परगना के रहने वाले निवासी थे, संथाली लोग थे, उन लोगों को एक असंतोष पैदा हुआ, जिससे उन्होंने विद्रोह किया। अगर राजनीतिक कारण ले तो राजनीतिक रूप से वहाँ की व्यवस्था जो थी वो परहा पंचायत थी। परहा पंचायत में सामूहिक रूप से जो पंचायती व्यवस्था होती है उसको रखा जाता है, और उस परहा पंचायत में स्थानीय स्तर पे ही ये लोग अपने सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया करते थे। इन समस्याओं को जब बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होने लगा समाधान करने में, या तो वो कोर्ट जाने के लिए या फिर कहीं पुलिस के पास जाने के लिए बाध्य होने लगे, तो इन्हें लगा कि ये इनकी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, इनकी व्यवस्था कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। और यह भी देखा जाता था कि अगर कहीं किसी जमींदार और किसी सामान्य व्यक्ति के बीच में झड़प हो रही है, तो पुलिस के द्वारा भी जो क्रियाकलाप अपनाए जाते थे, पुलिस के द्वारा भी जो व्यवस्था की जाती थी, पुलिस के द्वारा भी जो व्यवहार किया जाता था, वह एक समान नहीं होता था, वो न्यायोचित नहीं था। एक ही अपराध के लिए किसी धनाढ़ व्यक्ति को जो उच्च वर्ग में है या कहीं जमींदार का बेटा है, तो उसको कम सज़ा मिलती थी, और एक सामान्य व्यक्ति जो होता था उसको उसके लिए अधिक बड़ी सज़ा दी जाती थी। और इसी का अगर हम देखें तात्कालिक कारण में, तो वो एक सिंपल सी घटना थी जिसमें एक दरोगा की हत्या की गई। उसमें उस दरोगा के द्वारा एक सामान्य चोरी के लिए किसी व्यक्ति को बहुत ही बड़ा दंड दिया गया था, जिसके अगेंस्ट में, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने उस दरोगा की हत्या कर दी, और वहीं से इस विद्रोह का आरंभ हुआ। अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह का आरंभ और विस्तार किस तरीके से हुआ। 30 जून 1855 को सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में, चूँकि तात्कालिक रूप से जो कारण हमने देखे कि दरोगा की हत्या हुई और उसके बाद लोग इकट्ठा हुए, 400 गांवों के लगभग 6000 संथाली एक जगह इकट्ठा हुए भगनीडीह में। उसमें यह निर्णय लिया गया कि हमारे विद्रोह का एकमात्र उद्देश्य यह रहेगा कि हम जो दीकू हैं इनको यहाँ से भगाना है, और जो विदेशी हैं उनको यहाँ से भगाना है, और अपना स्वराज्य का स्थापना करना है। और यह जो 6000 लोग थे वो धीरे धीरे जुड़ते गए, और वो लोगों ने कृषि कर हेतु जो अपने नए मापदंड बनाए कि हम कर नहीं देंगे, हम अपने तरीके से कर देंगे। और साथ साथ मुर्मू बंधुओं ने एक समानांतर सरकार की घोषणा कर दी, जिसको अपने नियम से बनाने लगे, और उन्होंने अपने देवता को ठाकुर बोंगा का माना कि ठाकुर बोंगा के दर्शन हुए हैं, और उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को भगाओ। तो आगे चलकर इन विद्रोहियों की संख्या बढ़ते बढ़ते 6 लाख तक हो गई, और इनकी जो गतिविधियां थी वो प्रमुख रूप से ये गतिविधियां थी कि जो जमींदार और महाजन थे, इन लोगों ने
धोखे से जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनके ज़मीन को हड़प लिया था और उनके कागजात अपने पास रख लिए थे। तो इनका सबसे पहला प्रहार ये होता था कि ज़मींदारों और महाजनों के यहाँ जो भी सूद या ज़मीन के कागजात थे उसको जलाना और उनके यहाँ हमला करना। दूसरा इनका कार्यकलाप में जो होता था वो सरकारी संस्थान थे, जैसे पुलिस स्टेशन है या अन्य इस तरह के संस्थान हैं, उस पे इनको हमला करना और वहाँ तोड़फोड़ करना, जिससे कि इनके जो व्यवस्था के प्रति इनका जो आक्रोश है उसको ये बता सके और उसको सामने रख सके सबके सामने। और 10 नवंबर 1885 ईस्वी को वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसमें जनरल मेजर बारो के द्वारा वहाँ पे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ मार्शल लॉ लागू करके और इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया गया। इसमें कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के द्वारा भी अपना योगदान दिया गया। 1855 में ही लास्ट तक सिद्धू मारे गए और 1856 ईस्वी में कान्हू को भी मार गिराया गया। लेकिन इस विद्रोह के समाप्त होते होते यह विद्रोह इतना प्रचलित हो गया, अंग्रेजों के प्रति इतना उस एरिया में इस तरह से व्याप्त हो गया कि सरकार को इसके अगेंस्ट में कुछ निर्णय लेने पड़े। ऐसा नहीं माना जा सकता कि यह विद्रोह पूरी तरह से असफल विद्रोह था। इसके विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या क्या कदम उठाए गए ये हम देखेंगे और इसके महत्व की हम बात करेंगे। सबसे पहला परिवर्तन तो किया गया कि भागलपुर और वीरभूम को काटकर एक नया जिला संथाल परगना जिला बनाया गया, जिसको नॉन रेगुलेटिंग एरिया के रूप में बताया गया कि वह एरिया नॉन रेगुलेटिंग एरिया है, उसमें किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप नहीं होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो सुधार किया गया उसमें संथाल परगना का जो काश्तकारी अधिनियम था उसको लागू किया गया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उस समय जो परिवर्तन किया गया उसमें इनकी जो माझी व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से लागू किया गया। इस माझी व्यवस्था में कहीं ना कहीं यह व्यवस्था प्रारंभ हुई कि जो वहाँ के ग्रामीण लोग थे उन लोगों को पूर्ण रूप से अब ग्राम के जो क्रियाकलाप थे उसके लिए स्वतंत्रता दे दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व की बात करते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न इससे भी आते हैं कि संथाल विद्रोह का महत्व क्या रहा। संथाल विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण अगर महत्व देखें तो यह 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा विद्रोह था जो एक बहुत ही छोटे एरिया में हुआ था, परंतु हुआ तो ऐसा इसने सिद्ध किया कि अगर हम विद्रोह करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन संभव है, बिना आवाज़ उठाए कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस विद्रोह की महत्ता को अगर आने वाले विद्रोहों और आने वाले जो अंग्रेज सरकार के प्रति जो आवाज़ उठाने की जो एक प्रवृत्ति हुई उसका एक पृष्ठभूमि मानी जा सकती है। साथ ही यह इस विद्रोह के अंतिम क्षण तक जो भी संथाली थे वो लड़ते रहे। यद्यपि अगर हम तुलना करें अंग्रेज़ों के और तत्कालीन समय के अंग्रेज जो ऑफिसर्स थे और उनके आधुनिक शस्त्र थे, दूसरी तरफ इनके पास तीर और धनुष जैसे पारंपरिक शस्त्र ही थे, तो ये जानते थे कि उनके जो आधुनिक शस्त्रों के आगे ये टिक नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने हक की लड़ाई, अपने जो आत्मसम्मान की लड़ाई, अपने महिलाओं के सम्मान की लड़ाई के लिए इन्होंने एक विद्रोह छेड़ा। वह इनके आत्मसम्मान के प्रति जो समर्पण था और अपने क्षेत्र के प्रति जो लगाव था, अपने क्षेत्र के प्रति जो भावनात्मक लगाव था, उसका कहीं ना कहीं प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। और फलस्वरूप जिसने कई परिवर्तनों को प्रश्रय दिया, यह इसका महत्व है। और यद्यपि यह एक बहुत ही छोटे एरिया में रहा, अगर हम इसकी समीक्षा को देखें तो बहुत ही छोटे एरिया में रहा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही दूरगामी रहा, इसका प्रभाव बहुत ही दूरगामी मान सकते हैं। अब आते हैं कि इसके प्रश्नों को कैसे लिखें। अगर पूछा जाता है कि इसकी भूमिका को बताते हुए, संथाल विद्रोह की भूमिका को बताते हुए इसकी पृष्ठभूमि बताएं और साथ ही इसके कारण और विस्तार और परिणाम को बताएं। आज के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो उन योद्धाओं की
जो महत्व है, जिन योद्धाओं का जो योगदान रहा, उसको झारखंड सरकार के द्वारा बहुत ही सम्मान दिया जाता है। सिद्धू कान्हू का अभी भी वहाँ पे बहुत ही सम्मानित रूप से उनको पूजा जाता है और इस आधार पे इसके महत्व को परिभाषित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। इस प्रकार हमने आज के सेगमेंट को पूरा किया, जिसमें तीनों ही हमारे जो टॉपिक हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह छोटे से कैप्सूल का जो लास्ट आवर का रिवीजन होता है वो पसंद आएगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप अन्य लोगों को भी बताएं, इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।